ये एक रेडियो है। आज से 40 साल पहले लोग उस पर खबरें भी सुनते थे और एंटरटेनमेंट भी हासिल करते थे, लेकिन आज इसकी जगह इसने ले ली है एक मोबाइल फोन। हमारी जिंदगी पिछले 40 साल में कितनी बदल गई है। पहले हर गली में क्रिकेट होती थी, अब नौजवान पैडल खेल रहे हैं। पहले हम बाजारों में जाकर शॉपिंग करते थे, अब ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं। पहले पूरे मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था, अब हर इंसान के पास 2 फोन होते हैं। पहले हम डिक्टेटर्स से प्यार करते थे और अब अबे साले सॉरी, सेंसर हो गया। जमाना तो बदल गया है, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, और वो है हमारा गोरा होने का जुनून। आपको जहानत, काबिलियत, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेंस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, इन सब में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपका रंग गोरा है। आप सोच रहे होंगे कि काले रंग में क्या मसला है। अरे भाई, वो बिल्ली कौन से रंग की होती है जो अगर रास्ता काट ले तो मुसीबत आ जाती है? काली। जुल्म की रात कैसी होती है? काली। नुकसान पहुंचाने वाला जादू कौन सा होता है? काला। अगर कोई किसी को डरा धमका के लूट ले तो क्या होता है? ब्लैकमेल। अगर किसी पर पाबंदी लगानी हो तो उसे क्या करते हैं? ब्लैकलिस्ट। इदारों और फैमिलीज के करप्ट तरीन लोगों को क्या कहा जाता है? काली भेड़ें। गर्ज दुनिया में जो कुछ अच्छा है वो वाइट है। आखिर अमरीकी सदर भी तो वाइट हाउस में रहता है। और जो कुछ बुरा है वो काला है। And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white. So I always wondered why. Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. I always wonder why Miss America was always white. All the beautiful brown women in America, beautiful suntans, beautiful shapes, all tight complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House cigars, White Swan soap, King White soap, White Cloud tissue paper, White Rain hair rest, White Tornado floor wax. Everything was white. And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. लेकिन एक ज़माना था कि गोरा रंग सिर्फ लड़कियों का ही मसला था, और लड़के तो टॉल, डार्क एंड हैंडसम होते थे। लेकिन आजकल सामने लड़कों के भी हालात ठीक नहीं। कौन डिनाई करेगा कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग लगना हेल्प नहीं करता आपको? आई एम अ कन्वेंशनली गुड लुकिंग गाय ना। आई हैव द ग्रीन आईज, आई हैव द फेयर स्किन, आई एम टॉल, आई एम ब्रॉड, आई हैव अ वेल डिफाइंड फेस। दीस थिंग्स हेल्प यू ग्लोबली। यकीन नहीं आता तो कोरियन ड्रामों और गानों की मकबूलियत से ही अंदाजा लगा ले। और इसीलिए तो अब लड़कियों के साथ साथ लड़कों की फेयरनेस क्रीम्स के एड्स भी हमारी स्क्रीन्स पर हर वक्त नजर आते हैं। और जिल्द को रखे सारा दिन फ्रेश, फेयर एंड एनर्जाइज्ड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री के बिहाइंड द सीन समेत रफ्तार का दीगर एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अभी हमारा पेट्रियन ज्वाइन कीजिए। Somebody told a lie one day. They couched it in language. They made everything black, ugly, and evil. Look in your dictionary and see the synonyms of the word black. It's always something degrading and low and sinister. Look at the word white. It's always something pure. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black. I'm proud of it. I'm black and beautiful. 20 जनवरी 2009, वॉशिंगटन DC। सर्दियों की सुबह थी और लोग जैकेट्स में लिपटे हुए नेशनल मॉल पार्क पर जमा थे। इंसानों का समंदर एक तारीखी स्पीच का इंतजार कर रहा था। ऐसा दिन जो शायद ही किसी के ख्यालों में भी सच हुआ हो। कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर बराक ओबामा खड़े थे, अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ये वो मुल्क था जिसने आज़ादी का नारा तो शुरू दिन से लगा रखा था, लेकिन व्हाइट हाउस में एक ब्लैक प्रेसिडेंट के आते आते 200 साल लग गए।
Know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more. आज पहली बार इस मुल्क की क़यादत ऐसे शख्स के हाथ में जा रही है जिसके आबाओ अजदाद को एक ज़माने में तो इंसान भी नहीं समझा जाता था। We believe that our problem is one not of violation of civil rights, but a violation of human rights. Not only are we denied the right to be a citizen in the United States, we're denied the right to be a human being. ये लम्हा सदियों की गुलामी, जद्दोजहद, कुर्बानियों और एक पूरी तहरीक के बाद आया था। लेकिन टाइम को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। वही खुतबा जिसके साथ इस्लाम हमारे लिए मुकम्मल हो चुका था। और इस खुतबे में उन्होंने फरमाया, किसी गोरे को काले पर, किसी अरब को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, बरतरी सिर्फ अमाल की है। ये वो दौर था जब दुनिया में रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों की कदर तय होती थी, लेकिन इस्लाम ने सबको बराबर खड़ा कर दिया था। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये मसला कैसे पैदा हुआ? बाबर जो था वो सेंट्रल एशिया से आया था, उसी को वो आर्याई कहते हैं, गोरों ने नाम दिया है आर्याई। तो आर्यन कौमों में वो भी शामिल थे, तो वो भी जब आए तो वो गोरे थे। जब आप बहादुर शाह जफ़र तक पहुँचेंगे, उनके तो हमारे पास फ़ोटो मौजूद हैं, तो बहादुर शाह जफ़र का जो रंग था वो बहुत गहरा सांवला, बल्कि काला कह सकते हैं आप। तो ये कैसे हुआ? ज़ाहिर है इस तरह से हुआ, बड़े बड़े मुग़लों ने राजपूतानियों से शादियाँ की, उनकी औलादें जो बड़े बड़े बादशाह बने, उनके अंदर कोई नस्ली तासुब नहीं था। कॉर्नवालिस ने, जो कि गवर्नर जनरल था 18वीं सदी के अवाखिर में, उसने कोड पास किया, कानून बनाया जिसको कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम थे उनके ऊपर कदगन लगाई गई कि आप मकामी ख़वातीन से शादी नहीं कर सकते। तो ये एक नई हकीकत पैदा हुई कि उन्होंने नस्ली दर्जाबंदी की बुनियाद पर हुकूमत कायम की। और इसी गोरा कॉम्प्लेक्स के शिकार लोग फेयर एंड लवली होने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। सो बेसिकली ज़्यादातर जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, अगर हम बेसिक से लेते हुए जाएँ तो देयर इज़ लाइक विटामिन सी, एल्बिटोरॉल, आपका इवन रेटिनॉल्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि स्किन रिजुविनेशन में काम करते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाके देखें तो ग्लूटाथायोन जो है वो आजकल मार्केट में बहुत उसके बारे में कहा जा रहा है कि इट्स मैजिक सोल्यूशन एंड मैजिक इंजेक्शंस। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि हमारे स्किन कलर के पीछे की साइंस क्या है। मैं बताती हूँ। हमारी स्किन, बालों और आँखों में एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहा जाता है। ये सेल्स एक नेचुरल पिगमेंट बनाते हैं, मेलानिन। जिस्म में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा, रंग उतना ही गहरा होगा, कम होगा तो रंग हल्का होगा। इस मेलानिन की वजह से दुनिया भर में हर इंसान का रंग मुख्तलिफ है। और मेलानिन की असल ड्यूटी आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करने की होती है। सूरज की हार्मफुल यूवी रेज जब स्किन तक पहुंचती हैं तो मेलानिन इन्हें एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर देता है। यही वजह है कि जब धूप लगती है तो मेलानोसाइट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और मज़ीद मेलानिन बनाते हैं, जिसको हम टैनिंग कहते हैं। अब कराची जैसे ट्रॉपिकल शहरों में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ और सीधी पड़ती है। ऐसे माहौल में मेलानिन जिल्द के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन के जैसा है। यही रीज़न है कि गोरों को टैन नहीं, अक्सर सनबर्न हो जाता है। और ज़्यादातर वाइटनिंग प्रोसीजर्स मेलानिन बनाने के प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। और जब मेलानिन कम हो जाता है तो आपकी स्किन अपनी नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर खो देती है। इसका रिजल्ट सनबर्न, अनइवन स्किन टोन, हाइपर पिगमेंटेशन और स्किन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी मार्केट में मिलने वाली कई वाइटनिंग क्रीमें खूबसूरती नहीं देती, बल्कि हमारी स्किन की नेचुरल प्रोटेक्शन को ख़त्म कर देती हैं। और अक्सर लोग इन ट्रीटमेंट्स के रिएक्शन की वजह से अपनी जान से भी जाते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में ऐसी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो गैर मियारी वाइटनिंग क्रीम्स बेच रही हैं। इन क्रीम्स में नाजरीन ख़तरनाक हद तक मरकरी इस्तेमाल हो रहा है। मरकरी एक जहरीला केमिकल है जो जल्दी बीमारियों, आसाबी ख़राबियों और गुर्दों के फेलियर
इसके हवाले से हम देखते हैं कि ये बायस बन सकता है। अब मेलानोसाइट्स इट्स नॉट जस्ट इन आवर स्किन, वो बालों में भी है, वो हमारे आँखों में भी है। सो आँखों का रंग भी चेंज होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने लगवाया है IV इंजेक्शंस, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं बनस्बत उसके कुछ अच्छे अगर इफ़ेक्ट्स बोले हम। डेली बेसिस पे पेशेंट्स पूछ रहे होते हैं फॉर स्किन लाइटनिंग, और वो यही उनका सवाल होता है कि इंजेक्शन, और मैं उनको मना कर देता हूँ। मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में एक पेशेंट नहीं है जिसको मैंने IV कभी रेकमेंड भी किया हो। सो एक पेशेंट थी मेरी जिनकी शादी होने वाली थी, एंड उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मुझसे कि वो IV ग्लूटाथाइन लगवाए। तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया, क्योंकि वैसे भी वो अपने और प्रोसीजर्स ले रही थी। कुछ तकरीबन 3-4 महीने या उससे भी कुछ ज़्यादा शायद गुजरे होंगे, एंड शी केम बैक एक दफ़ा आई अपने लेज़र थेरेपी की मेंटेनेंस थेरेपी लेने के लिए, और मैं पहचान नहीं पाया जब वो आई। तो मैंने ऐसे उनकी तरफ देखी, उनका नाम नहीं, मैंने कहा आप हैं या आप उनके रिलेटिव हैं, और कार्ड गलत आ गया। बोलती नहीं मैं ही हूँ। मैंने कहा आपको क्या हुआ? तो वो कहने लगी पता नहीं सर, मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए। सो ग्लूटाथाइन को जो साइड इफ़ेक्ट उन पर आया था, वो पूरे के पूरे बाल उनके सफ़ेद हो गए थे। अच्छा, बालों में एक मसला है, बाल अगर एक दफ़ा सफ़ेद हो गए काले नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। स्किन लाइट से वापस डार्क हो जाएगी, लेकिन बालों के साथ जो मेलानोसाइट्स लगे हुए हैं उनमें एक ही टाइप का सिग्नल जाता है, वो रिवर्स सिग्नल नहीं होते उसमें। तो वो आ गया था कि मेलानोसाइट ने काम नहीं करना, प्रोडक्शन ख़त्म, बाल सफ़ेद। तो फिर ऐसा क्यों है कि हज़ारों सालों से जो ये रंगत की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन होती आई है, वो आज 2025 में भी इतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बावजूद हमारी सोसाइटी में जारी है? तमाम पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे यहाँ, वो हमारे कल्चर को, हमारी तारीख को, हमें बुरा भला कहते रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं वो भी गोरे हैं। ज़्यादा नस्ली तासुब इन पढ़े लिखों में ही पाया जाता है। ये जो मिडिल क्लास और उससे ऊपर अपर मिडिल क्लास, ये तबकात जो हैं, ये सारा चक्कर जो है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर इस तरीके का नहीं है ये नस्ली तासुब, जो अनपढ़ लोग हैं उनके अंदर नहीं है। ये जदीद तालीम का नतीजा है, जो कि इस निज़ाम की पैदावार। तो ये सफ़ेद फार्म परस्ती, मैं यही कहता हूँ, सफ़ेद फार्म परस्ती सिर्फ गोरों में नहीं है, हम लोगों में है सफ़ेद फार्म परस्ती। हम लोग समझते हैं कि ये गोरे जो हैं ये इंसानी तारीख के बेहतरीन लोग हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं दुनिया को। बॉयज़ में एक होता है कि कोई बाउंड्री नहीं होती मजाक की, तो वो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, फिर बहुत सारे निकनेम्स होते हैं जो इस किस्म के होते हैं इन चीज़ों के लिए, जैसे कि कल्लू, खालू, अंधेरे में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ कपड़े चलते हुए आ रहे हैं। तो ये सब कुछ, आई थिंक दिस इज़ अनएथिकल। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है ना, तो वो नहीं पता लोगों को। इस गोरा कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा हाथ है हमारी मीडिया का। पुराने गाने, एड्स और फिल्मों से लेकर आज के ज़माने के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक गोरापन जोरों शोर से प्रमोट किया जा रहा है। चेहरे पे इतना निखार कैसे? ओलिविया, मुझे गोरा कर दो, ये गोरी गोरी रंगत है जिप्सी की बदौलत, मेरा गोरा बनने का सपना सच हुआ। बड़ी निखरी निखरी लग रही है। 3 किस्म की लोग इदारे चला रहे हैं, सही है, लोग बिजनेसेस चला रहे हैं, और बिजनेसेस लोगों की ही मेंटालिटी दिखाते हैं, राइट? जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है, एक तरीके की इंडस्ट्री में जो बिज़नेस चल रहे हैं वो हैं वाकई जिनको हर रंगत में, हर डिफरेंट दिखने वाले इंसान में खूबसूरती दिखती है, और उनका वही माइंडसेट है जिस माइंडसेट से मैं बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ। देन एक किस्म के लोग हैं जो वाकई अभी तक गोरा कल्चर में बिलीव करते हैं, ठीक है, जो वाकई अभी तक बिलीव करते हैं कि ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ खूबसूरती है कि बंदा गोरा होगा, या बंदा के बाल ऐसे होंगे, या बंदे की बॉडी टाइप ऐसी होगी, या हाइट ऐसी होगी। अब जो हम आते हैं थर्ड किस्म की इंडस्ट्री में, थर्ड किस्म के बिजनेसेस जो हैं, ये बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि इनकी मेंटालिटी वही है कि गोरा बिकता है, ठीक है, गोरा खूबसूरत है। समवेयर उनको पता है, क्योंकि वो इतने स्मार्ट हैं कि हमारी जो अवाम है उसके अंदर क्योंकि गोरा कॉम्प्लेक्स डला हुआ है, तो बिकेगी भी वही चीज़
जो गोरी रंगत के साथ अच्छी लग रही होगी। अब वो इतने स्मार्ट हैं कि उनको पता है, लेकिन अगर वो इंक्लूसिव नहीं देखेंगे और वो डार्क स्किन लोगों को और वो अलग बॉडी शेप रखने वाले लोगों को नहीं डालेंगे अपने एड्स में, तो उनको पूरी दुनिया बैश करेगी। लेकिन उनको ये भी पता है कि गोरा ही बिकेगा, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द अवाम। सो वो क्या करते हैं, जो मुझे समझ आया है कि वो जो अपने एड कैंपेन्स चलानी होती हैं उसमें वो आपको डाल देंगे डार्क स्किन लड़की भी, शॉर्ट हाइटेड लड़की भी, लड़की विद डिसेबिलिटी भी, बट देन व्हेन इट कम्स डाउन टू देयर वेब पेज जहाँ पे एक्चुअली ऐड टू कार्ट होता है और जहाँ पे क्या कहते हैं लोग ख़रीदते हैं, सो अगर आप उस शूट को देखें तो वहाँ पे वो लोग पिक करेंगे सिर्फ गोरी लड़कियाँ। और एक दफ़ा मैंने वो वेब शूट किया था। सो देयर 2 टाइप्स ऑफ शूट, एक कैंपेन शूट होता है और एक वेब शूट होता है। वेब शूट आपने किया और फिर जब आपने पोस्ट की वो पिक्चर्स तो आपको पता चला कि लड़की तो डार्क स्किन्ड है। अब लड़की डार्क स्किन्ड है तो उन्होंने जाके उसको फ़ोटोशॉप पे गोरा स्किन्ड कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर उस सेलिंग पेज पे वो गोरी स्किन लड़की ही डालनी है उनको, वरना लोग हमारे यहाँ ये सोचेंगे कि अच्छा ये तो काली लग रही है, क्योंकि उनके दिमाग में डला हुआ है कि काला लगना इज़ नॉट दैट खूबसूरत, तो वो ये आउटफिट नहीं खरीदेंगे। अब ये इट्स लाइक अ विशियस लूप। ना वो रुक रहे हैं ये सोचना, ना इंडस्ट्री में ये वाले लोग रुक रहे हैं ये प्रमोट करना। रंग गोरा या सांवला करना हर किसी की पर्सनल चॉइस है, लेकिन मसला तब पैदा होता है जब इससे किसी को नुकसान पहुंचे। किसी भी चीज़ की एक लिमिट से ज़्यादा उसको ले लें, कंज्यूम कर लें, सो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी तरह से। अब चाहे हम सबसे कॉमन दवाई ले लें पैरासीटामोल, वो लिवर टॉक्सिसिटी करता है अगर हम ओवरडोज ले लें, या इवन किडनी फेलियर पे भी ले आता है। अब ऐसे ही अगर ग्लूटाथायोन, क्योंकि देखें अभी तक उस पर कोई स्टडी नहीं है जैसे मैंने बताया था, तो उसकी प्रॉपर डोजेज IV कुछ भी नहीं है। और बहुत जगहों पे ऐसा होता भी है कि पेशेंट के डिमांड पे फिजिशियंस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। वो होता है जब पेशेंट को चाहिए तो हम कर लेंगे। अब वो लालच बोल लें या उस पेशेंट से मोहब्बत बोल लें, अल्लाह जाने वो क्या है, तो वो एक्स्ट्रा डोज लगाते रहते हैं। वो बजाय कि अगर एक महीने बाद लगाना, वो हर 2 से 3 दिन के बाद लगाते रहते हैं कि अरे इसकी शादी है 2 हफ्ते में, सो लगाते हैं। वो इतना लगा देते हैं कि वो बंदा आई थिंक बहुत उसकी बुरी हालत होती है कि वो ICU में, शायद दैट पर्सन कैन एंड अप इन ICU। स्पाइडरमैन का एक कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये बात शायद हमारे एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स के कान नहीं पड़ी। पैसे और व्यूज़ के लिए वो ऐसे स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स को प्रमोट कर रहे हैं जो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो खुद कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। YouTube पर 25 लाख सब्सक्राइबर्स और Instagram पर 29 लाख फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशंस और लाखों व्यूज़। लेकिन बाकी सब छोड़ें, सिर्फ ये वीडियो देखें। आज की जो जबरदस्त वीडियो है फुल बॉडी ब्लीच पे है, जो कि आप लोग एक दफा अप्लाई करेंगे और आप लोग कमेंट्स में आके कहेंगे वाह मरियम वाह। इस ब्लीच में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, साबुन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया सॉल्यूशन 2 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। ये आमतौर पर सफाई में इस्तेमाल होते हैं। वही केमिकल्स जो आपके डिटर्जेंट और फिनाइल में डलते हैं, इनको मुंह पर इस्तेमाल करने का तरीका बताया जा रहा है। ये 37 रुपए के केमिकल्स आपकी स्किन के लिए इंतहाई खतरनाक है, लेकिन ना कोई अकाउंटेबिलिटी है ना कोई कंसिडरेशन। खैर, उष्णा शाह को तो आप जानते होंगे, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी कनाडा में गुजारी और यॉर्क यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। लेकिन जब इनके जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हों, तो फिर आप किसी और को क्या ही कह सकते हो। आपकी स्किन डिजर्व करती है द बेस्ट केयर, ट्रस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, ग्लूटाथोन और होम्यो क्योर। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस सजल अली फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर हैं। आवाम ये सब देखती है और इनसिक्योर फील करती है, और शायद किसी का उनके रंग पर किया कोई कमेंट भी याद आ जाता है, और फिर इसी का फ़ायदा उठाती है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट तकरीबन $4.62 बिलियन की थी। इसमें मेकअप और स्किन केयर के साथ साथ स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड को नेचुरल की फाउंडर मायरा खान ने बताया कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर पूरे नहीं उतरते, वो पाकिस्तान में बेच दिए जाते हैं,
और ये प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट्स में खुले आम बिकते हैं। भाई आप तो ये अभी बात कर रही हैं पाकिस्तान की, इंडिया की भी कर सकते हैं। हाँ, अफ्रीका में भी लोग जो हैं वो अरबों डॉलर खर्च करते हैं अपने जिल्द को सफ़ेद करने के लिए। फेस वॉश और केमिकल से लेकर सैलून्स तक वाइटनिंग फीचर हर जगह अवेलेबल है। वाइटनिंग फेशियल, वाइटनिंग मैनिक्योर, वाइटनिंग पेडिक्योर या फिर ब्लीच, बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन सब छोड़ें, मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं 16 साल की थी जब एक सैलून एम्प्लॉय ने मुझे कन्विंस किया, नहीं गैसलाइट किया, कि मुझे अपनी स्किन पर ब्लीच करवाना चाहिए। उस वक्त मेरा इन ब्यूटी पार्लर से ताल्लुक़ कुछ नया था। उस लड़की ने मुझे कहा कि आय हाय, ये क्या हाल कर दिया है तुमने अपनी स्किन का। पहले तो मैं थोड़ी परेशान हुई कि ठीक ठाक तो आई थी मैं यहाँ। फिर उसने ऐसे ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए कि एक 16 साला बच्ची क्या, कोई 30 साला औरत भी उसकी बातों में आ जाती। फिर क्या, जैसे जैसे वो ब्लीच लगाती गई मुझे जलन होती गई। मेरे कंप्लेन करने पर उसने कहा कि ये तो नॉर्मल है, इसका मतलब है कि ब्लीच काम कर रहा है। मैंने भी फिर उस ब्लीच को अपना काम करने दिया और आधा घंटा इंतज़ार किया। मेरी पूरी स्किन लाल पड़ चुकी थी। जब मैंने इस ब्लीच के बारे में थोड़े और सवाल किए तो उसने मुझे बताया कि इस ब्लीच समेत सैलून में इस्तेमाल होने वाले कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स कराची के जोड़िया बाज़ार से किलो के हिसाब से ख़रीदे जाते हैं, पानी की बोतलों में। जी, और ये सैलून था DHA की खड्डा मार्केट में। खैर, वो दिन और आज का दिन मैंने फिर कभी ऐसी किसी ट्रीटमेंट की शक्ल नहीं देखी। ज़रा इंटरनेशनल चलते हैं। एक फ़िलिपीनी डॉक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्किन लाइटनिंग के लिए ऑन एन एवरेज रोज़ाना उनके पास 3 से 4 पेशेंट्स आते हैं। और मलेशिया के एक सर्वे के मुताबिक 60% ख़वातीन स्किन लाइटनिंग करवाती हैं। सो ऑलमोस्ट डेली 2 से 3 पेशेंट तो आते ही आते हैं, बिकॉज आई ट्रीट स्किन, हेयर एंड नेल, तो स्किन के हवाले से। और फीमेल ही होती है मोस्टली, मेल भी होते हैं कुछ कम होते हैं, लेकिन फीमेल होती है। और मेन यही होता है कि हमारी शादी आने वाली है और हमें गोरा होना है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में भी एस्थेटिक क्लिनिक्स की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, बिल्कुल वेब शॉप्स की तरह। लेज़र हेयर रिमूवल, फैट बर्निंग ड्रिप्स, बोटॉक्स, फिलर्स और ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, ये सिर्फ चंद ट्रीटमेंट्स हैं जो इन क्लिनिक्स में रोज़ाना होती हैं। क्योंकि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और अब लॉलीवुड भी, आपको हर दूसरा शख्स ये प्रोसीजर्स करवाते हुए दिखेगा। और टर्की के डॉक्टर्स तो इस फील्ड में बाजी ले गए हैं। पूरी दुनिया से लोग टर्की जाते हैं सर्जरीज करवाने के लिए, खूबसूरत होने के लिए और जवान दिखने के लिए। और ऐसा ही एक इंजेक्शन था बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जारीवाला की मौत का जिम्मेदार। ग्लूटाथायोन की आजकल मार्केट में बहुत चर्चा है। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, तो ऑफ कोर्स वो आपकी जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में घूम रहे होते हैं उसको वो कम करता है, स्ट्रेस कम करता है। बट अगर वो प्रॉपर डोजेज में दिया जाए, एंड मोस्टली जो दिया जाता है वो है ओरल, सिर्फ उस चीज़ को सही करने के लिए। एंड इट्स अबाउट लाइक 500 mg to 1 ग्राम, एंड दैट्स लाइक नॉर्मली जो ले सकते हैं। लेकिन IV में 4 ग्राम से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लाइक 4000 mg, एंड दैट डिस्टर्ब्स फीमेल हार्मोनल सिस्टम। आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देता है, वो आपके लिवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन को ख़राब करता है। स्किन लाइटनिंग होती है ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस, ड्रिप्स और कैप्सूल से। डॉक्टर्स पहले ही वार्न कर चुके हैं कि इससे आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो आके कहते हैं कि फ़लान लगा रहे हैं, लाइक सेलिब्रिटीज़ का नाम ले रहे होते हैं। देखो लाइक वो भी तो लगा रहे हैं, उनको नहीं पता इन साइड इफ़ेक्ट्स का। दे नो, लेकिन वो उनका काम है और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो करें तो आपको भी करना है। और उनका काम ये कि कैमरे के सामने आना होता है, एंड दे टेक लाइक इन वेरी शॉर्ट कोर्सेज। और उनका मेकअप ज़्यादा होता है बनिस्बत ग्लूटाथायोन के, बिकॉज उनको कैमरे के सामने आना है तो मेकअप हुआ होता है। फिर कुछ ये भी कहते हैं कि हमने देखा हुआ है उनको रियल टाइम में भी, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, वो लेते हैं ग्लूटाथायोन, लेकिन वो साथ में बॉडी फिल्ट्रेशन पे भी काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर स्पेंडिंग लाइक
10,000 रुपीज़ ऑन ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, 10,000 आपने एक इंजेक्शन के दे दिए, पीछे 2 लाख आप उसके फिल्ट्रेशन पे भी काम कर रहे होते हैं। क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं? नॉर्मल एक मिडिल क्लास बंदा नहीं कर सकता। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप ग्लूटाथायोन की तरफ जाएँ, और वैसे भी अभी तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ हुआ, और उसको FDA जो कि सबसे बड़ा इदारा है इन सारी चीज़ों का, उसने अप्रूव नहीं किया। आप ये देखें ना, एक टेम्परेरी ब्यूटी के लिए आप परमानेंट डैमेज अपनी बॉडी पे नहीं ले सकते। लेकिन अफसोस के साथ हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम खबरों में नहीं सुनेंगे। हमारे गोरा कॉम्प्लेक्स की एक बड़ी मिसाल हमारा गोरों की तरफ रवैया भी है। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री ऑलरेडी डिक्लाइन पर है, लेकिन ये बात समझने के बजाय हम हर गोरे इन्फ्लुएंसर को ना सिर्फ फ्री सामान देते हैं, बल्कि उनसे टैक्सी का किराया भी नहीं लेते। ज़रा अपनी अगली वेकेशन पर किसी फॉरेन कंट्री में ये ट्राई करके देखिएगा, लग पता जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जब मैं अपनी वेटर्स वाली डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही थी तो मुझे पता चला कि एक रेस्टोरेंट ओनर की डिमांड थी कि मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए गोरे और ख़ूबसूरत गिलगिती वेटर्स चाहिए। जी, उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में ये वाजे किया था। अब भला इस कौम का क्या ही होगा। और जब एक इंसान सांवली रंगत के साथ पैदा होता है तो उसे पूरी ज़िंदगी हर कोई या तो रंग गोरे करने के तरीके बताता है या तो उसको बार बार टोका जाता है। एहसास तब दिलाया गया जब रैंडमली आप शादियों में जा रहे हो, और क्योंकि मेरी अम्मी बहुत गोरी हैं, मगर लोगों को साइंटिफिकली समझ नहीं आता कि एक गोरी माँ की बेटी काली हो सकती है, क्योंकि बाप से भी जीन्स आते हैं। एक चीज़ ये होती है कि आई थिंक जब आप एडोलेसेंस से बाहर आ रहे होते हैं तो कुछ लोगों की स्किन डार्क होना शुरू होती है, तो वो शुरू हुई थी। और अम्मी को ये हो गया था कि यार मेरे राजा बेटे का कलर बचपन में तो साफ था, वो बड़े होते तो डार्क क्यों होता जा रहा है। एक बड़ी ख़ानदानी शादी में गई हूँ तो वहाँ पे ख़ानदानी आंटियाँ मुझे बोल रही हैं कि तुम तो बिल्कुल अपनी अम्मी पे नहीं गई हो, कैसे तुम्हारा रंग, इसको तो है भाई लगाओ ज़रा टमाटर की चटनी और इसको लगाओ, ये क्रीम आती है इसको ये लगा दो, हल्दी में ये इसको लगा के इसकी कोनियों पे रगड़ा करो, इसके घुटनों पे रगड़ा करो। तो रिसेंटली तो आई हैड टू टेक अ स्टैंड कि भाई स्टॉप डूइंग दिस टू मी, क्योंकि मैं वैसे कॉन्फिडेंट रहता हूँ, लेकिन अगर अम्मी घर से निकलते बोलते कि आज बड़ा रंग डिम लग रहा है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है। इट्स बिन लाइक अ पार्ट ऑफ मी ग्रोइंग अप के तुम वक्त के साथ साथ काले होते जा रहे हो। और मैं यकीन के साथ आपको बता रही हूँ, मुझे लगता था कि ये मैल है। मैं घंटों शावर में खड़े होकर उसको रगड़ रही होती थी कि ये उतर जाए, ये क्यों नहीं उतर रहा, सबके तो इतने डार्क नहीं होते, मेरे इतने डार्क क्यों हैं। और इस सब में चार चांद लगाता है पाकिस्तान का रिश्ता कल्चर, क्योंकि बेटा चाहे कैसा भी हो, बहू तो चांद सी ही चाहिए। सीरत, इखलाक या क्वालिफिकेशन कोई मायना ही नहीं रखती अगर लड़की का रंग गोरा है। और पहले हिंदुओं को कास्ट सिस्टम के लिए ब्लेम करने वाले हम अब अपनी सोसाइटी में भी अमीर को हमेशा गोरा और गरीब को हमेशा काले से ही एसोसिएट करते हैं। ये पोस्ट कॉलोनियल कंडीशनिंग हमारे अपने लोगों में कूट कूट के भरी है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि हमें और कितनी तालीम या अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे हम दिखते हैं वैसे ही। इट वॉज लॉन्ग जर्नी कि मैं अपने स्किन को एक्सेप्ट कर सकूं, अपनी स्किन को पसंद कर सकूं और अपने आप को उस नज़र से देख सकूं जिस नज़र से अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखती है। बट मुझे अब लगता है कि इफ़ आई हैड अ चांस कि मैं अपने बचपन वाले वर्जन से मिल सकूं और उसको बता सकूं कि तुम वेट करो, अभी तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है, यू आर गोना बिकम दिस फेस ऑफ ब्यूटी फॉर द वर्ल्ड, फॉर योर सिटी, फॉर योर कंट्री, और आप मतलब योर बिलबोर्ड्स लगेंगे आपकी स्किन टोन के ऊपर, आपकी 10 किस्म की चीज़ों के ऊपर, बट यू आर गोना हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ। अगर मैं उस 13-14 साल की दुआ हामिद को ये बता सकती होती, ओहो क्या ही कोई लाइफ होती। बट आई थिंक ये जर्नी से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर आप उस जर्नी से ना गुजरो तो आपको एक्चुअली सेल्फ लव समझ नहीं आता, बिकॉज देन फिर आप वही इंटाइटल तरीके से सोचते हो कि अच्छा मैं हूँ खूबसूरत वगैरह। चाहे आपका रंग गोरा हो या चाहे आपका रंग काला हो या चाहे आपका रंग गंदमी हो, कुछ भी रंग हो, वो खूबसूरती आपके चेहरे से निकल के आती है। आखिर कब हम इंसान को इंसान की तरह देखेंगे, ना कि अमीर, गरीब, गोरा, काला, इन चीज़ों की बुनियाद पर। लोग गोरेपन के चक्कर में अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, वही जिस्म जो अल्लाह ताला की अमानत है। और जब सबको खुदा ने बनाया है
तो हम क्यों उनकी क्रिएशन में नुक्स निकाल कर उसको बदलने की कोशिश करते हैं? आज जब एजुकेशन का एक्सेस पहले से ज़्यादा है, तब भी हमें लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? ज़रा सोचिएगा। खुदा हाफिज़।